हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में मैं कंप्यूटर साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ये आपका डीबीएमएस का एक टॉपिक है जो कि आप किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक नेट है, गेट है, और कई सारे यूपीपीसीएल है। तो आप किसी भी कंप्यूटर साइंस में अगर आपको जॉब चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे फर्दर स्टडीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको नॉर्मलाइजेशन में तो कंफर्टेबल होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, so let's start with normalization. So what is normalization? Normalization is process of reorganizing data in database so that it meets two basic requirements. Okay, दो चीज़ों को फुलफिल करने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे डेटाबेस को फॉर्म करने की। तो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वी रीऑर्गेनाइज द डेटा। और कंडीशंस क्या हैं? एक, कि देयर शुड बी नो रिडंडेंसी, और अगर रिडंडेंसी नहीं होगी तो योर डेटाबेस विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द डेटाबेस। ओके, डेटाबेस शुड बी ऑलवेज कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट होने के लिए यू हैव टू अवॉइड द रिडंडेंसी। ओके, सेकेंड पॉइंट इज डेटा डिपेंडेंसीज आर लॉजिकल। ओके, इन दो चीज़ों को फुलफिल करने के लिए वी आर रीऑर्गेनाइजिंग द डेटाबेस, डेटा इन द डेटाबेस, दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। ओके, okay, so let's see next point. Normalization usually involves dividing a database into two or more tables and defining relationship between the tables. Okay, तो normalization में अब आगे हम क्या करने वाले हैं, हम कई सारे normal forms देखेंगे और हर normal form में हम देखेंगे कि based on few conditions we are decomposing the relation। मतलब हम क्या कर रहे हैं, divide कर रहे हैं database को in small relations। okay, छोटे छोटे रिलेशंस में डिवाइड कर रहे हैं और उनके बीच में हम किसी न किसी तरीके से रिलेशन को स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि हम डेटा को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं सो दैट नो रिडंडेंसी एग्जिस्ट इन द डेटाबेस एंड डेटा डिपेंडेंसीज आर लॉजिकल, ये पर्पज़ है। एंड टू गेट द कंसिस्टेंट, अगर मैं कुछ और ऐड ऑन करूँ तो ऑब्जेक्टिव इज कि वी नीड no null values, or we want to avoid the null values, and we want to avoid the anomalies or reduce the anomalies, remove the anomalies. These are the purpose of normalization, that we do normalization in database. Okay, so अब next point पे आते हैं, what is purpose of normalization? तो इसका पर्पज़ क्या है? इट इज़ टू मिनिमाइज द रिडेंडेंसी, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, एंड रिमूव, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट एनोमलीज ड्यूरिंग द डेटाबेस एक्टिविटीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है व्हाट इज़ नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि दिस इज़ फर्स्ट NF, 2 NF, 3 NF, 4 NF। तो पर्पस क्या है, इन कई सारे नॉर्मल फॉर्म को हम ले क्यों आ रहे हैं? तो उसका रीज़न है, फर्स्ट वन इज़ टू रिड्यूस द रिडंडेंसी, ओके, एंड टू रिमूव द इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट anomalies during the database activities, and also to reduce the need to reorganize data when it is modified or enhanced. ठीक है, and normalization reduces a complex user view into number of subgroups। अब अगर आप ऐसे सोचिए कि आपने जब भी देखा होगा कोई ER डायग्राम, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एंटिटीज़ लेते हैं या फिर छोटे छोटे रिलेशंस लेते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप सारी चीज़ों को एक सिंगल टेबल में रख लें, ठीक है, तो पहली चीज़ तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को नहीं फॉलो कर रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन का जो एक चीज़ नहीं लिखा है, वी वांट टू अवॉइड द नल वैल्यूज़। ठीक है, इसे मतलब जितने ये जो प्रीवियस टॉपिक हैं ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी डिराइव कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑल्सो अवॉइड्स द नल वैल्यूज़। कम से कम नल वैल्यूज़ हो, इसका भी ध्यान रखना, किसका काम है, नॉर्मलाइजेशन का। ओके, सो हम देखेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म जिसे हम BCNF भी कहते हैं, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमारे पास 5 हैं।
ठीक है, 6 हैं, ठीक है, जिसमें से आज के वीडियो में हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करेंगे और फर्दर वीडियोस में हम इन दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे, इन तीनों को, ठीक है। तो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कंडीशन है जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन करती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में किसी रिलेशन या टेबल को होने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिफाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन मस्ट हैव एटॉमिक डोमेन्स, ठीक है। जितने भी एट्रीब्यूट हैं रिलेशन के उसमें एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, इट शुड हैव एटॉमिक डोमेन्स, ओके। आप उसमें मल्टीपल, पहली चीज़ मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए एंड इट शुड बी फ्रॉम एटॉमिक डोमेन्स। द वैल्यू इन एन एटॉमिक डोमेन आर इंडिविजुअल यूनिट्स, ओके। तो फर्स्ट नॉर्मल डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑल द आइटम्स दैट अपीयर इन द रिपीटिंग ग्रुप्स इन न्यू टेबल, designate a primary key for each new table produced and duplicate in the new table the primary key of table from the repeating group was extracted और वाइस वर्सा। अच्छा ठीक है, इसको डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कंडीशन है कि ऑल द एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन मस्ट हैव एटॉमिक डोमेन्स एंड द वैल्यूज इन एटॉमिक डोमेन्स आर इनडिविजिबल यूनिट। ऐसा नहीं हो कि आप उनको डिवाइड कर पाए। जैसे जब आप टेबल बनाते हैं तो आपने देखा होगा अगर आपका डेटाबेस डिज़ाइन अच्छा है तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको ऐसा कॉलम मिलता है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि अगर आपने सिर्फ नेम लिखा, ठीक है, लाइक नेम है तो किसी का नाम है सपोज रोहन शर्मा, तो वो नेम में क्या लिखेगा? पूरा नाम लिखेगा रोहन शर्मा। लेकिन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि द वैल्यूज इन एटॉमिक डोमेन आर इनडिविजिबल यूनिट, मतलब जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हमें डिवाइड करके करना पड़ता है, दैट इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। सो दिस इज कंडीशन फॉर द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से हमें डिकम्पोजिशन को करना होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि ये हमारा एक टेबल है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं, ये देखो सबसे पहले कि आपका एक एटॉमिक डोमेन होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो मूवीज़ में देखो स्टूडियो लिखा है मार्वल, ठीक है, केविन फीच, उसके बाद लिखा है द एवेंजर्स एंड कैप्टन अमेरिका। इसको दोनों को एक सिंगल रो में रखा गया है, मतलब यहाँ पे एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं। सो दिस रिलेशन इज़ नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। रीजन भी साइड में लिखा है, टेबल कंटेन्स द एट्रीब्यूट वैल्यूज विच आर नॉट सिंगल एंड दिस इज नॉट इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। सो टू मेक इट इन 1NF वी हैव टू डिकम्पोज टेबल इनटू एटॉमिक एलिमेंट्स। हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को अपने डिकम्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। दो तरीके, एक होता है हम डिकम्पोज कर दें और दूसरा तरीका है कि हम इसको वैल्यूज़ को रिपीट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल में एक प्रॉब्लम है कि हमने क्या किया, देखो पहली चीज़ मार्वल, हमने ये दो वैल्यूज़ को रिपीट कर दिया है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया है और सबको अलग अलग कर दिया। तो मतलब जो एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही थी, है ना, वो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या है कि हमारे पास रेपिटेशन बहुत हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अननेसेसरी वैल्यूज़ को बहुत रख रहे हैं, ठीक है। तो एक दिस इज़ वन सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन है कि हम इसको दूसरे टेबल में रख लें, मतलब हम इसको डिवाइड कर लें। मतलब हम इसको ऐसे कर दें कि एक टेबल बनाएं, लेट्स सी, जैसे हमने एक टेबल बनाया, क्या, 1 सेकेंड। अब इसको हम डिकम्पोज कैसे कर सकते थे कि ये वाली वैल्यूज़ रिपीट हो रही है ना इसमें, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ इसमें आ रही है। तो हम ऐसा कर लें कि एक टेबल हमने बना लिया स्टूडियो एंड डायरेक्टर, ठीक है। और हम अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें आपके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, प्राइमरी की नहीं है। तो सपोज़ हमने स्टूडियो को ही प्राइमरी की बना लिया है इस एग्जांपल के में लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा टेबल हम बना लें स्टूडियो एंड मूवीज़, ठीक। अब क्योंकि हमें स्टूडियो को रिपीट करना पड़ेगा, जैसे कैसे रिपीट करना होगा, मार्वल आएगा, उसके लिए द एवेंजर्स, फिर मार्वल एंड द, फिर कैप्टन अमेरिका। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं
यहाँ पे जब हम जो दूसरा टेबल बना रहे हैं स्टूडियो एंड मूवीज़, इसमें हम इन दोनों के कम्बिनेशन से प्राइमरी की फॉर्म करेंगे। तो 1NF को सॉल्व करने के लिए, मतलब किसी भी टेबल को 1NF में करने के लिए एक तरीका है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, अब इसके लिए क्या करना होगा, अगर इसके लिए स्टूडियो, डायरेक्टर एंड मूवीज़, इन तीनों के कम्बिनेशन को हमें प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई टेबल है तो एक कंडीशन तो ये भी है कि प्राइमरी की होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको टेबल को दो पार्ट्स में ब्रेक करें। एक हमारा क्या बन जाएगा, जैसा मैंने अभी बताया, स्टूडियो एंड डायरेक्टर, ठीक है, जिसमें स्टूडियो अकेले प्राइमरी की है। फिर दूसरा हमने बना लिया क्या, स्टूडियो एंड मूवीज़, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडियो और मूवी के कम्बिनेशन को हम क्या बना ले रहे हैं, हम इसको बना ले रहे हैं प्राइमरी की, ठीक है। सो ये हमारा डिकम्पोजिशन वाला तरीका है और ये दिस इज सॉल्यूशन विदाउट डिकम्पोजिशन। तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं कि हम टेबल को नॉर्मलाइज कर सकें, ठीक। तो अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से, क्योंकि जो फर्स्ट मेथड है जो यहाँ पे एग्जांपल में है स्लाइड्स में, इसमें रेपिटेशन ज़्यादा है, तो रेपिटेशन को हम, ये जो अप्रोच है डिकम्पोजिशन वाला, इसमें हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें कम से कम रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी। सो दिस मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ बेस्ट टू सॉल्व द नॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लम, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज़ प्राइम एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज़ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट सिंपल सा है कि अगर आपको पता है कि व्हाट इज़ कैंडिडेट की, तो आपके टेबल में कई सारे कैंडिडेट की पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कैंडिडेट की का पार्ट है, जैसे आपके पास एक टेबल है ABCDE ऐसा करके है टेबल, और डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल डिपेंडेंसी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कौन कौन से, सपोज हमारे पास AB BC एंड CD, ये हमारे पास तीन, हमारे पास क्या हो गए, प्राइम कैंडिडेट की है, ठीक है। कैंडिडेट की है हमारे पास AB BC एंड CD। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके इस टेबल में कौन से प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से नॉन प्राइम, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स जो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट है, लाइक A B C एंड D, A B C and D, these are prime attribute, okay, and E is नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हम प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो आपके किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट है वो आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, जो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है दैट इज़ योर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एट्रीब्यूट विच इज़ पार्ट ऑफ प्राइम की और कैंडिडेट की इज़ नोन एज प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ऑब्वियसली जो एट्रीब्यूट्स आपके बच रहे हैं प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, वो आपके क्या हो जाएंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। सो इफ यू फॉलो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, देन एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड हैव fully functionally dependent on prime key attribute and there should not be any partial dependency। हम इसको एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल जो देखने वाले हैं उसमें क्लियर करेंगे कि फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्या मतलब है और पार्शियल डिपेंडेंसी से क्या मतलब है। बहरहाल आप ये समझे कि जितने भी आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं उनका जो है किसी भी प्राइम एट्रीब्यूट पे, प्राइमरी की पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी होनी चाहिए। कैसे, अब हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है स्टूडियो, मूवी, बजट एंड सिटी, दीज आर 4 एट्रीब्यूट्स, और आपको कहा जा रहा है इसके लिए जो प्राइमरी की है इट इज़ स्टूडियो स्टूडियो एंड मूवी, ठीक है। इन दोनों के कम्बिनेशन से आप क्या बना रहे हो, दिस इज़ योर प्राइमरी की, ठीक है। आपको FDs दी हुई हैं, से मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी की है, यहाँ पे ऐसा मेंशन भी किया गया है, और आपके पास सपोज फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं कि स्टूडियो कॉमा मूवी और पहला लिखा हुआ है बजट, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है कि सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द मूवी ओनली, ठीक है, ओके। तो ये हमारा सपोज क्वेश्चन है, प्राइमरी की आपको बता दिया गया, ठीक है, और आपको ये बता दिया गया कि ये आपके फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, ठीक, ये आपको गिवन है, ओके।
अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ऑब्वियसली प्राइमरी की अकेले गिवन है, हमें कैंडिडेट की का कुछ पता नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास जो प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स आर स्टूडियो एंड मूवी, दीज आर प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारे हो गए प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, अब नॉन प्राइम क्या है? बजट एंड सिटी। तो इसका क्या गया है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए किस पे? जो आपका प्राइमरी की है। ठीक है, मतलब इसका ये मतलब है कि जो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो जो प्राइमरी की है आपका, उन दो प्राइमरी की से ही डिराइव होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट से मिलके बना है, स्टूडियो एंड मूवी। ठीक है, तो और बजट आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये जो रिलेशन है ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि बजट जो है आपका स्टूडियो पे भी डिपेंड है और मूवी पे भी डिपेंड है, जो कि आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की है। ठीक है, मतलब जो बजट है वो पूरी तरीके से प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, और इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? फुली फंक्शनल डिपेंडेंट। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है? देखो, सिटी जो है ये किससे डिराइव हो रहा है? मूवी से। ठीक है, क्या मूवी एक प्राइमरी की है? बिल्कुल नहीं है। मूवी, ये जो एट्रीब्यूट है मूवी, इट इज़ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। व्हाट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी की? ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो अगर इस तरह को आपको एट्रीब्यूट्स दिए हैं, इसका मतलब दिस टेबल इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी, इसका मतलब जब भी आपका प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट से मिलके बना है तभी आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या हमारा कोई ऐसा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की के किसी पार्ट से डिराइव हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है। देखो, दो तरीके हैं। क्या क्या हो सकता है? जैसे हमने कहा बजट और सिटी, ये दोनों हमारे क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो अगर ये दोनों से डिराइव हो रहे हैं, मूवी और सिटी से, ये ऐसा रिलेशन है। ठीक है, तब तो ये हमेशा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन अगर आपका जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की के किसी पार्ट से डिराइव हो रहा है, जैसे हम ऐसा लिखे हैं मूवीज, और ऐसा लिखा बजट एंड, या फिर लिखा मैंने सिर्फ स्टूडियो एंड बजट, ऐसा लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका बजट है वो प्राइमरी की के किसी एक पार्ट से डिराइव हो रहा है ना, पूरे से तो डिराइव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? पार्शियल डिपेंडेंसी। और ये भी आपका क्या है? ये भी आपका क्या बन जाएगा? पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इस तरह की डिपेंडेंसी अगर आपको मिलती है, इसका मतलब योर टेबल इज़ नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो और मैं इसको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हियर प्राइमरी की इज स्टूडियो एंड मूवी एंड सिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टूडियो। सिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टूडियो पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब सिटी डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ प्राइमरी की, सो दैट्स वाई दिस इज नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करना होगा? हमारे पास जो ये क्या, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पार्शियल डिपेंडेंसी है वो क्या है? स्टूडियो टू सिटी, ये है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हम टेबल को डिकम्पोज करेंगे, एक नया टेबल बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसको रखेंगे? पार्शियल डिपेंडेंसी वाले रिलेशन को। ठीक है, तो हमारा क्या था? सॉल्यूशन क्या है? डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन किस बेसिस पे करेंगे? जो हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी वाला पार्ट था उसको हम अलग रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ओल्ड स्कीमा क्या था? हमारे पास चार एट्रीब्यूट थे, स्टूडियो, मूवी, बजट एंड सिटी। तो क्योंकि हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी किसके कारण आ रही है? स्टूडियो एंड सिटी वाले डिपेंडेंसी के कारण, तो हमने इसको अलग एक टेबल बना दिया और इसका एक अलग टेबल बना दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिकम्पोज द रिलेशन। ओके, नाउ आज का हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में बात कर रहे हैं तो पहली कंडीशन ये है कि भाई टेबल शुड ऑलरेडी बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। टेबल को ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और इसी तरह जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे तो पहली कंडीशन कि टेबल पहले से ही कौन से फॉर्म में होना चाहिए? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। This form dictates that all non-key attributes of table must be functionally dependent on a
कैंडिडेट की, देयर कैन बी नो इंटरडिपेंडेंसीज अमंग नॉन की एट्रीब्यूट, इट विल बी सिंप्लीफाइड। आगे की लाइन देखते हैं। फॉर ए टेबल to be in 3 normal form, there are 2 requirements. As I have already told, the table should be in second normal form, first condition, and no attribute is transitively dependent on the primary key. Transitively dependent मतलब transitive relation पहले पता होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, A to B and B to C। ऐसा है तो क्या कहोगे आप इसको, A to C कह सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसमें ये माने कि A क्या है, ए आपका प्राइमरी की है, ठीक, बी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है या प्राइमरी की नहीं है, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ए टू बी हुआ, ठीक है, चलो ये ठीक था, बी टू सी हुआ, इस वजह से ट्रांजिटिव रिलेशन बना और आप ये कह सकते हो ए टू सी। तो इस तरह की डिपेंडेंसी आपकी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपके पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म की क्या क्या कंडीशंस बन रही हैं। टेबल शुड बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट, and no attribute is transitively dependent on the primary key. Let's see an example. So हमारा देखो एग्जाम्पल है, किसी भी टेबल में अगर किसी एट्रीब्यूट को ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाता है तो इसका मतलब वो उस टेबल के लिए प्राइमरी की का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी की क्या है, स्टूडियो, ठीक। तो अब हमें इसके फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखना है कि यहाँ पे क्या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, अगर है तो इसका मतलब हमें इसको हटाना पड़ेगा या टेबल को डिकम्पोज करना पड़ेगा, ठीक। प्राइमरी की स्टूडियो है, ठीक है। अब स्टूडियो किसको डिराइव कर रहा है, सिटी को, स्टूडियो से सिटी की तरफ। अगर मैं इसको अलग से लिखूँ, लिखा ही है, चलो स्टूडियो में लिखा है, स्टूडियो डिराइव्स स्टूडियो सिटी और सिटी इज डिराइव्ड बाय स्टूडियो। एंड फिर स्टूडियो सिटी से आप सिटी टेम्परेचर को डिराइव कर रहे हो, यहीं पे मिल गया। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये ए टू बी हुआ, ठीक, और ये बी टू सी हुआ, इसका मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई है ना, सिंपल टर्म्स में। तो हमारे पास यहाँ पे इसका मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होल्ड हो रही है। देखो फर्स्ट स्टूडियो ने सिटी को जनरेट किया, स्टूडियो सिटी ने टेम्परेचर को जनरेट किया, और इस तरीके से स्टूडियो जो है सिटी टेम्परेचर को जनरेट कर रहा है। और ये तीनों आपकी एफडीज किसको दिखा रही हैं कि इसका मतलब कि सिटी टेम्परेचर transitively depends on the studio, hence it is not in third normal form and it is called transitive dependency, ठीक है। so solution is decomposition। तो हमें क्या करना है, हम टेबल को डिकम्पोज करेंगे, ये हमारा इनिशियल स्कीमा था, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, जो आपके एट्रीब्यूट्स है जिनके कारण आपके पास क्या आ रहा था, आपके पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही थी, उन एफडीज को हम अलग कर देंगे। तो पहला क्या था, स्टूडियो टू स्टूडियो सिटी, ठीक है। अब स्टूडियो सिटी से सिटी टेम्परेचर हमने अलग, इसको अलग रिलेशन में कर दिया, ठीक है। अब क्या स्टूडियो से आप सिटी टेम्परेचर को जनरेट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारा दोनों अलग अलग टेबल में है। सो ये आपका अब ये दोनों रिलेशंस मिला के आपका जो स्कीमा है ये आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।